हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, हम लोग जो है 2 चैप्टर कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में ये आपका 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है ना, ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टाइप है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप समझिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन है बस यहाँ पे। और बेसिकली ये क्या है, थ्योरेटिकल टाइप, थ्योरेटिकल इसमें ज्यादा है, थ्योरेटिकल ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो थ्योरेटिकल पार्ट है और इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, जो कि आगे के क्लासेज में कोऑर्डिनेट के आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी आसानी मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्टूडेंट प्लीज आप जो है हमारे वीडियोस को स्किप नहीं करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे, हर एक प्रॉब्लम, हर एक ट्रिक, हर एक जो है आपका जो है ट्रिक और जो है कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जो है इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आप जो है एक भी ट्रिक या कॉन्सेप्ट मिस कर दिए तो आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो प्लीज आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट पूरा आप देखें, तभी आपको जो है ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, और हम स्टूडेंट्स आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप जो है मैथमेटिक्स से डरते हैं तो डर आपके अंदर से मैं खत्म करने वाला हूं। आपको जो है मैथमेटिक्स का मैं मास्टर बनाने वाला हूं। ठीक है, बस आप जो है हमारे एक एक वीडियोस को देखते रहें, इससे आपका जो है डर खत्म होगा और आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा कि आपको लगेगा कि अब तो मैं मैथमेटिक्स का मास्टर हो गया हूं। ठीक है, और हमारे जो भी पेरेंट्स इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, पेरेंट्स से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है, जो आपके बच्चे अगर क्लास 9th से लेकर के बैचलर तक के किसी भी क्लासेज में है, तो आप उनको मोटिवेट करें इस चैनल से कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपका बच्चा जो है मैथमेटिक्स से डरता है, तो मैथमेटिक्स का वो एक एवरेज स्टूडेंट बना के मैं छोड़ूंगा उसको। और अगर वो एक एवरेज स्टूडेंट है मैथमेटिक्स का, तो मैं उसको मैथमेटिक्स का मास्टर बना के छोड़ूंगा। और वो लड़का जो मैथमेटिक्स से डरता था, आने वाले टाइम में, आने वाले क्लासेज में उसका जो है रिजल्ट जब आप देखेंगे, तो उसके रिजल्ट में सबसे हाई स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होने वाला है वो मैथमेटिक्स होने वाला है। अगर वो स्टूडेंट ईमानदारी के साथ जो है हमारे इस चैनल को एक एक वीडियोस को देख रहा है, तो 100% हमारी गारंटी है कि हम उसको मैथमेटिक्स का मास्टर बना देंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए आज का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, चलते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका मेंशन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। आपने लास्ट लेक्चर जो आपका पहला चैप्टर था नंबर लाइन, नंबर सिस्टम, उसमें आपने देखा था कि नंबर लाइन पे किसी भी रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जीरो, राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव नंबर। तो नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आपने सीख लिया है। एंड यू ऑल्सो नो हाउ टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। किसी भी लाइन पे पॉइंट के पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं ये भी आपको पता है। फिर यहाँ पे क्या आपको पढ़ने वाले हैं, देयर आर मेनी अदर सिचुएशंस। बहुत ऐसे सिचुएशन होते हैं इन विच टू फाइंड अ पॉइंट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू मोर देन वन लाइन। यानी एक से ज्यादा लाइन की जरूरत हमको पड़ती है किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में। तो वो सिचुएशंस हम एग्जांपल के जरिए आपको बता रहे हैं और आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या है, मेंशन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हाउसेज ऑफ फ्रेंड्स पी क्यू आर एंड एस, दे आर लिविंग इन द सेम सिटी बट ऑन द डिफरेंट स्ट्रीट। क्या है कि चार स्टूडेंट, चार फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर और एस, ये एक ही सिटी में रहते हैं, लेकिन एक ही सिटी में उनके घर का जो लोकेशन है वो उसी सिटी के डिफरेंट स्ट्रीट्स पे है। तो आप जो है उन फ्रेंड्स के अगर घर पहुंचना चाह रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जो है एग्जैक्टली उस स्टूडेंट के, उस फ्रेंड के घर पे पहुंच सके। ठीक है, तो इसको आपको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय स्टेटमेंट और बाय डायग्राम। ये आपका डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है पी के घर का पोजीशन है, ये आपके क्यू के घर का पोजीशन है, ये आपका एस है और ये आपका आर के घर का पोजीशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं अभी इसको कैसे हमने जो है एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं इन फिगर 3.1, ये जो आपका फिगर 3.1 है, देयर इज अ मेन रोड रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये क्या है, आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपका जो है सिटी का मेन रोड रन कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वेस्ट डायरेक्शन एंड स्ट्रीट्स विद नंबरिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्या है, नंबरिंग जो स्ट्रीट की है वो वेस्ट से स्टार्ट हो रही है और ईस्ट की तरफ एंड हो रही है।
टोटल कितने स्ट्रीट हैं, 9 स्ट्रीट हैं इस सिटी में, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है ये देखिए, टू लुक फॉर अ फ्रेंड्स हाउस हियर इट इज एनफ टू नो ओनली वन रेफरेंस पॉइंट। क्या जो है अगर हमको स्टूडेंट पी के या फ्रेंड पी के घर पे पहुंचना है तो क्या हमको एक रेफरेंस जो है इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशियंट होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि पी का जो घर है वो कहाँ पे है, स्ट्रीट नंबर 2 पे है, और घर का पोजीशन क्या है, हाउस नंबर 4 है। अगर हम बोल दें कि जो है फ्रेंड पी जो है स्ट्रीट 2 पे रहता है तो क्या आप उसके घर पे पहुंच पाएंगे, आप एग्जैक्टली उसके घर पे नहीं पहुंच पाएंगे। या हम ये आपसे बोल दें कि स्टूडेंट जो है हाउस नंबर 4 में रहता है तो क्या आप जो है स्टूडेंट पी के, आप फ्रेंड पी के घर पे एग्जैक्टली पहुंच पाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हाउस नंबर 4 तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इस स्ट्रीट में भी है, इस स्ट्रीट में भी है, इस स्ट्रीट में भी है। यानी यहाँ पे ये आपने जो है डिसाइड, ये आपको क्लियर हो गया है कि किसी भी फ्रेंड के घर पे पहुंचने के लिए एटलीस्ट हमको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। पहला इंफॉर्मेशन क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है उस फ्रेंड का, और जो है हाउस नंबर क्या है उस फ्रेंड का। तो यही यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये कह रहा है कि आपको अब थोड़ा स्पेशल हम जो है केस की तरफ चल रहे हैं, और इसमें अब हमको एक इंफॉर्मेशन से काम नहीं बनने वाला है, हमको जो है एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे हमने फ्रेंड पी के घर पे हम पहुंचे हैं, स्ट्रीट नंबर 2 और हाउस नंबर 4 हमको पता था, हम पहुंच गए। ऐसे ही स्टूडेंट क्यू फ्रेंड के आप जो है घर पे कैसे पहुंचेंगे, जब तक आपको 2 इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी, क्यू का घर कहाँ पे है, स्ट्रीट नंबर 5 और हाउस नंबर 2। ऐसे ही आपका फ्रेंड एस का घर कहाँ पे है, स्ट्रीट नंबर 8 एंड हाउस नंबर 3। ऐसे ही आपका फ्रेंड आर का घर कहाँ पे है, स्ट्रीट नंबर 9 एंड हाउस नंबर 5। यानी ये आपके एग्जांपल से क्लियर हो गया कि बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसको जो है एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमको एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन पता होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। अब ये स्टूडेंट आ गए हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है, सपोज यू पुट अ डॉट पी ऑन अ पेपर शीट ऑफ पेपर फिगर 3.2। 3.2 में एक पेपर पे हमने जो है एक डॉट जो है मेंशन कर दिया है, ठीक है। इफ वी आस्क यू टेल अस द पोजीशन ऑफ डॉट ऑन द पेपर, हाउ विल यू डू दिस। आप इसको जो है कैसे कंप्लीट करेंगे, अगर हम आपसे पूछ लें कि पॉइंट पी का इस पेपर पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो स्टूडेंट यहां भी आप देख पा रहे हैं कि जो पॉइंट पी है वो क्या है, उसका एक यूनिक प्लेस है, आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो इस यूनिक प्लेस पे एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जरा आप जो है देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे इन्होंने जो है स्टेटमेंट के थ्रू बताया है, और फिर हम आपको डायग्राम में भी दिखा रहे हैं क्लियरली कि यहाँ पे आप सबसे पहले पेपर का टॉप एज और बॉटम एज डिसाइड कर लीजिए। क्या है, टॉप एज ये हो गया, बॉटम एज ये हो गया, ये आपका लेफ्ट एज हो गया और ये आपका राइट एज हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसका अगर हमको पोजीशन फाइंड आउट करना है तो आप खुद ही सोचो कि अगर हम लेफ्ट से बता रहे हैं इसका डिस्टेंस, तो क्या ये इसका एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा, बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि लेफ्ट से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे ये डायमेंशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, पी एक यूनिक पॉइंट तो नहीं होगा, इस पूरे लाइन पे कहीं भी आप रख देंगे तो आपको वो ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो लेफ्ट एज से जिसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगी, यानी एक जो है एज से डिस्टेंस सफिशियंट नहीं है। फिर अब हम मूव करते हैं राइट एज और लेफ्ट एज के लिए, देखते हैं कि हो सकता है एक तरफ से हम बता दें कि ये भाई 10 सेंटीमीटर है और राइट एज से ये जो है 20 सेंटीमीटर है, तो आप ही बताओ क्या ये उसका यूनिक जो है पोजीशन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे लाइन पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट रख देंगे और उसको जब मेजर करेंगे लेफ्ट एज से और राइट एज से तो सेम डिस्टेंस आएगा, लेकिन वो यूनिक जो है पोजीशन पी का फिर भी नहीं मिल पाएगा आपको। तो यहाँ पे डिसीजन ये हम ले रहे हैं कि ये हमको क्लियर हो गया है कि एक हमको जो है साइड से डिस्टेंस पता हो जाए, और एक जो है किसी भी टॉप एज से या बॉटम एज से हमको अगर डिस्टेंस पता हो जाए तो हम जो है इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहीं पे ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द एजेस ऑफ पेपर शीट एंड आफ्टर दिस वी विल मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम एजेस। एजेस से हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। But if we measure from any one edge, we can't find the accurate position of point B. अगर हम सिर्फ एक तरफ से हम जो है इसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम जो है एक्यूरेट पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। We must take any one of the side edge and any one top or bottom edge. हम जो है कोई भी एक साइड एज ले लें या कोई भी एक टॉप या बॉटम एज से उसका डिस्टेंस बताएं, तभी जो है हम इसके एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। It means if we want to mention point P accurately on paper sheet, we measure the distance of point P from the bottom edge
बॉटम एज से हम इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, एंड फ्रॉम लेफ्ट एज और राइट एज, लेफ्ट एज से 10 सेंटीमीटर या राइट एज से 20 सेंटीमीटर। यानी जब तक हम जो है दोनों तरफ से हम इसका डिस्टेंस नहीं बताएंगे तब तक जो है हम उस पॉइंट के एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इन अदर वर्ड्स वी नीड टू इंडिपेंडेंट, हाउ मेनी? टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द डॉट। यानी डॉट के पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमको दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अब ये थर्ड एग्जांपल आपका आ गया है स्टूडेंट। थर्ड एग्जांपल क्या है? नाउ परफॉर्म द क्लासरूम एक्टिविटी नोन एज सिटिंग प्लान। यानी क्लास में क्या है, सिटिंग प्लान को भी आप जो है डिस्कस करिए। ये क्लासरूम की एक्टिविटी है, आप क्लास में जहां बैठते हैं आप वहां पे जो है गौर करिएगा। हमने एक क्लासरूम का जो है एक डायग्राम यहाँ पे आपके सामने रखा है, और इस डायग्राम में आप देखिए क्लियर है कि ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और यहाँ पे ये आपके नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, तो हर स्टूडेंट का जो है डेस्क यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, यानी टोटल इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 7 जा कितना हो गया आपका 70 स्टूडेंट का ये सीटिंग अरेंजमेंट प्लान यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब इसी सीटिंग अरेंजमेंट प्लान पे हमको जो है कुछ स्टूडेंट्स का जो है डेस्क का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है। तो ये बताइए, अगर हमको स्टूडेंट ए का लोकेशन बताना हो तो ये बताइए, अगर हम बोल दें कि स्टूडेंट जो है ए कॉलम नंबर 1 पे बैठता है, तो कॉलम नंबर 1 बताइए यहां से लेकर के यहां तक है, क्या उस स्टूडेंट ए का ये यूनिक जो है पोजीशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी सिर्फ कॉलम नंबर पता होने से हम जो है उस स्टूडेंट ए के डेस्क पे एक्यूरेटली नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कॉलम के साथ साथ हमको अगर नंबर ऑफ रो भी पता हो तो हम जो है उस स्टूडेंट के एक्यूरेट पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट ए कहां पे बैठा हुआ है? कॉलम नंबर 1 में बैठा हुआ है और रो नंबर 5 में। तो आप देख रहे हैं ये इसका यूनिक पोजीशन है, और इसके यूनिक पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो की जरूरत पड़ रही है। अब हम ए के लिए क्या लिख सकते हैं? ए कॉमा 5, सॉरी 1,5, और 1 क्या है आपका नंबर ऑफ कॉलम है, और 5 क्या है नंबर ऑफ रो है। आप चाहें तो रो को पहले लिख दें, कॉलम को बाद में लिख दें, बात वही रहेगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 5 क्या है नंबर ऑफ रो है और 1 क्या है नंबर ऑफ कॉलम है। सिमिलरली आप बी स्टूडेंट का अगर लोकेशन देखना चाहें तो क्या बताएंगे आप? कॉलम नंबर 2 है और रो नंबर 3 है, यानी 2 और 3 आप लिख सकते हैं, या आप रो को पहले लिखें तो 3 2 आप इसका लोकेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली आप सी के लिए ऐसे लिख सकते हैं, डी के लिए ऐसे लिख सकते हैं, और एफ के लिए भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? we write above number of column first in the bracket and number of row in last. You can write number of row first and number of column last in the bracket. आप फ्री हैं, आप चाहें तो नंबर ऑफ कॉलम को पहले लिखें और नंबर ऑफ रो को बाद में लिखें। ठीक है, या आप चाहें तो रो को पहले लिखें, कॉलम को बाद में लिखें। यानी यहां से क्लियर ये हो गया इस एग्जांपल से। फिर ये कंक्लूजन निकल रहा है, we need to independent information for finding the position of the desk of any student. किसी भी स्टूडेंट के डेस्क के एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमको दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, और नंबर ऑफ हमको जो है रो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए क्या है। ये हमने बोला था कि थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप ये आपका जो है चैप्टर होने वाला है, लेकिन बहुत ही यूजफुल चैप्टर है ये। आगे आप जब आप आगे क्लासेज में जाएंगे जब आप, तब आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक खुद अपने आप में एक जो है बुक बन करके आपके सामने आएगा, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है हाई स्कोरिंग जो है मार्क्स आप इसमें जो है गेन करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए, आगे आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? इन द प्रीवियस डिस्कशन, लास्ट के डिस्कशन में हमने क्या फाइंड आउट किया? यू ऑब्जर्व दैट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइन इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। यानी क्या अब यहाँ पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्या इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला? बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में लाई कर रहा है, उसको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो बिल्कुल पड़ती है दो परपेंडिकुलर लाइंस की। जैसे आपने क्या बोला, इन केस ऑफ डॉट, डॉट के केस में आपने देखा था ये पेपर शीट था, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये आपका वर्टिकल लाइन था। जब तक आप जो है इन दोनों से आप इसका पोजीशन नहीं बता दिए, डिस्टेंस नहीं बता दिए, तब तक उस डॉट का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिला था। फिर क्या है? हाँ, इन केस ऑफ सिटिंग प्लान, सिटिंग प्लान के केस में आपने क्या देखा था?
नंबर ऑफ कॉलम इधर जा रहे थे और नंबर ऑफ रोज इधर जा रहे थे। जब तक ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं मिले थे तब तक हम जो है स्टूडेंट के डेस्क का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे थे। इट मींस यहाँ भी हमको क्या जरूरत पड़ी, दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत पड़ी थी उसको जो है पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन द केस ऑफ सीटिंग प्लान वी रिक्वायर, ये हो गया, ठीक है। दिस सिंपल आइडिया हैज फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज and has given rise to a very important branch of mathematics known as coordinate geometry। तो यहां से coordinate geometry जो है आपके जो है उसमें आता है, आपके जो है कॉन्सेप्ट में आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे आया कि किसी भी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को अगर फाइंड आउट करना है तो हमको दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत पड़ेगी और यही से आपका एक मैथमेटिक्स का बहुत ही बड़ा ब्रांच जो है निकल के बाहर आ रहा है और उस ब्रांच का नाम पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एग्जैक्टली क्या करेंगे एक्चुअली कि जो है किसी भी पॉइंट का जो है दो परपेंडिकुलर जो है प्लेन में हम उसका डिस्टेंस, उसका लोकेशन कैसे बताएंगे, तो ये हम किसके हेल्प से बताएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। In this chapter, we aim to introduce some basic concepts of coordinate geometry। इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। You will study more about this in your higher classes। आप आगे के क्लासेज में इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। This study was initially developed by French philosopher and mathematician René Descartes। जो आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिकेट्स, इन्होंने ही जो है इसका डेवलपमेंट किया, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेवलपमेंट किसने किया, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिकेट्स ने। ठीक है, रेने डिकेट्स द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में इन्होंने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है इन्होंने डेवलपमेंट किया है। ठीक है, तो अब इन्हीं के नाम पे रेने डिकेट्स के नाम पे, इन ऑनर ऑफ रेने डिकेट्स, द सिस्टम यूज्ड for describing the position of a point in a plane also known as Cartesian system। ये क्या हो जाएगा आपका, रेने डिकेट्स के जो है ऑनर में जो है इस पूरे सिस्टम को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आगे, इस पूरे सिस्टम को किसी भी प्लेन में किसी भी दो यानी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में, यानी किसी भी प्लेन में अगर हम किसी पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करें तो वो सिस्टम को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम बोलेंगे। और ये किसके ऑनर में रखा गया, इसका नाम आपके जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिकेट्स के ऑनर में इसका नाम रखा गया कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग आगे की तरफ। आ गए हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे। ठीक है, 3.1 का ये पहला आपका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये आपका स्टडी टेबल है। आप अपने स्टडी टेबल पे जो आपका लैंप रखा हुआ है, लैंप का एग्जैक्ट पोजीशन किसी दूसरे आदमी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो आपने प्रीवियस जो है एग्जांपल्स में देखा था कि ये शेप कैसा है आपका टेबल का, क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, रेक्टेंगुलर में है तो रेक्टेंगुलर में क्या होगा, ये आपका शॉर्टर एज होगा और ये आपके जो है लॉन्गर एज होंगे ना। यहाँ पे मान लीजिए आपका टेबल लैंप रखा हुआ है एल के पोजीशन में। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्लियर है कि आप जो है शॉर्टर एज से उसका डिस्टेंस बता दें और लॉन्गर एज से आप उसका डिस्टेंस बता दें, दोनों डिस्टेंस आप बता देंगे तो जो आपको पॉइंट मिलेगा, जो आपका लैंप रखा हुआ है उसका एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगा। हियर इन फिगर 3.4, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ टेबल लैंप फ्रॉम लॉन्गर एज इज 25 सेंटीमीटर। लॉन्गर एज से इसका डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर है। एंड फ्रॉम द शॉर्टर एज इज 30 सेंटीमीटर, और शॉर्टर एज से 30 सेंटीमीटर। यू कैन टेक अदर लॉन्गर एंड shorter edges to locate the exact position of the table lamp on your study table। आप चाहें तो इस तरफ से भी इसका डिस्टेंस ले सकते हैं और इस तरफ से भी इसका डिस्टेंस ले सकते हैं और आप जो है इस टेबल लैंप का एग्जैक्ट जो है पोजीशन बता सकते हैं। यानी कहने की बात है कि एटलीस्ट आपको जो है दो जो है इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन देने होंगे तभी जो है इस लैंप का एग्जैक्ट पोजीशन आपको मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम नंबर 2 पे। क्या है, ये स्ट्रीट प्लान है। ये स्ट्रीट प्लान यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या है स्ट्रीट प्लान, ए सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। क्या है कि दो मेन रोड हैं सिटी के और एक दूसरे को सिटी के सेंटर में जो है इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक ये आपका रोड है और दूसरा आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यानी एक ये मेन रोड है। ठीक है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स।
और सिटी के दूसरे जो सारे स्ट्रीट्स रोड हैं वो इस रोड के पैरेलल में चल रहे हैं और इस रोड के पैरेलल में चल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5 ये नॉर्थ साउथ के पैरेलल में है और ये आपका स्ट्रीट 1 2 3 4 5 ये वाला जो रो है ये किसके पैरेलल में है, स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में है। ठीक है, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, यानी इन दोनों रोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। चाहे इधर इधर से आप देखेंगे तो इनसे भी 200 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है। ये हम ड्रॉ किया हुआ है, ये डायग्राम आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ होगा। ठीक है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑफ योर नोटबुक, आप अपने जो है सिटी का मॉडल अपने नोटबुक में ड्रॉ करें। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस, रोड और स्ट्रीट को सिंगल लाइन से आप जो है रिप्रेजेंट करें। ठीक है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, आपके मॉडल में ये दिख रहा है कि बहुत सारे क्या हैं, क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, स्ट्रीट्स कर रहे हैं ना। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, एक जो ये क्रॉस अगर बन रहा है तो ये किससे मिल रहा है, 2 पर्टिकुलर स्ट्रीट के इंटरसेक्शन से मिल रहा है आपको। ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड to in the following manner, if the second street running in the north south का आप second street पकड़िए। ठीक है, और and fifth in the east west direction, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का जो फिफ्थ स्ट्रीट है उसको पकड़िए। यानी ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये क्या होगा, 2 5 होगा। नॉर्थ ईस्ट पहले, नॉर्थ साउथ पहले यूज कर रहा है तो हम 2 को पहले लिख देंगे और 5 को बाद में लिखेंगे, क्योंकि नॉर्थ साउथ वाले पोजीशन में इसने क्या बताया, सेकेंड स्ट्रीट है, और ईस्ट वेस्ट वाले में कौन सा स्ट्रीट है, फिफ्थ स्ट्रीट है। तो ये हमको पोजीशन कौन सा होगा, ये पोजीशन होगा। यानी इस लोकेशन पर पहुंचने के लिए हमको जो है 2 स्ट्रीट्स की जरूरत पड़ी, एक स्ट्रीट नंबर 2 और एक स्ट्रीट नंबर 5, ये होगा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट, हम इस क्रॉस स्ट्रीट को क्या बोलेंगे, 2 and 5। यूजिंग द कन्वेंशन, यही कन्वेंशन यूज करके आपको क्या बताना है, हाउ मेनी क्रॉस street can be referred to as 4 3 and how many cross streets can be referred to as 3 4। ये जो आपके 4 और 3 स्ट्रीट जो क्रॉस कर रहे हैं वो कितने वहां पे उसको स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे हैं, 4 3, इसी के बेसिस पे आपको जो है इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका प्रॉब्लम था, यहां तक आपका प्रॉब्लम ही था। अब आगे जो है सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका डायग्राम है जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा। तो उसने बोला 2 और 5 दो स्ट्रीट्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो हमको क्या पोजीशन मिला था, 2 and 5। ठीक है, ऐसे ही वो बोल रहा है 3 और 4 के लिए, 3 और 4 का पोजीशन आप कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ मेनी स्ट्रीट्स आर इंटरसेक्टिंग। तो हियर सिमिलरली लाइक 2 and 5, हियर 2 स्ट्रीट नंबर 3 एंड स्ट्रीट नंबर 4 आर इंटरसेक्टिंग। यानी यहाँ भी क्या है, दोनों में क्या है कि 2 स्ट्रीट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बोथ द क्रॉस स्ट्रीट्स आर मार्क्ड इन दिस फिगर, इस फिगर में आपको 3 और 4 और 4 और 3 मेंशन किया गया है। दे आर यूनिकली फाउंड बिकॉज ऑफ द 2 रेफरेंस लाइन वी हैव यूज्ड फॉर लोकेटिंग देम। इनको लोकेट करने के लिए 3 और 4 और 4 और 3 को लोकेट करने के लिए हमने जो है 2 स्ट्रेट लाइन का रेफरेंस लिया है जो कि यूनिक है, और जो है कोई दूसरा तीसरा पोजीशन इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और हम लोग चलते हैं अब जो है इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। फिर जो है अगला लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या इसमें आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहीं पे आज के इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। अब लास्ट में स्टूडेंट आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को ER मैथ्स अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमारे इस चैनल से जोड़ने का काम करें। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली डिस्क्राइब कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक जो है आसानी से और आपको जो है सिंपल लैंग्वेज में हम जो है समझा सकें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हमारे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।